मीनल हंसती हुई बाथरूम चली गई और शोभन इस तरह सवाल करने लगे जैसे वहाँ मैं कुंतल नहीं, उनके ऑफिस की कोई क्लर्क हूँ। ऑफिस से कोई आया था? नहीं, मैंने कहा। कोई फ़ोन? हाँ, पूछा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था। कोई कागज़, फाइलें? चपरासी लाया था। इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा गया। मीनल अभी बाथरूम में थी। शोभन ने एक क्षण दूसरे कमरे की ओर देखा और खुद भी बाथरूम चले गए, शायद हाथ धोने। हाँ, हाथ ही धोने। बड़ी सफाई से वे अब रिश्ते से हाथ धो रहे थे। बाथरूम से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आने लगी। आती रही। फ़ोन की घंटी बजी। थोड़ी देर बजती रही। मैं असमंजस में खड़ी रही। फ़ोन उठाऊं ना उठाऊं। बाथरूम की हंसी में व्यवधान हुआ। शोभन ने बाहर आकर फ़ोन उठा लिया। बोले, हाँ, बस अभी पहुंच रहा हूँ, अभी अभी आया हूँ। फ़ोन रख कर जैसे उन्होंने शून्य को सुनाया। मैं 15 मिनट में ऑफिस जा रहा हूँ। मीनल से पूछ लेना वो क्या खाएगी। नौकर की मदद कर देना। शब्द अगर पत्थर होते हों तो वो ऐसे ही होते होंगे और इसी तरह चोट पहुँचाते होंगे। मीनल बाथरूम से बाहर आ गई। फिर वही हंसी, फिर वही छेड़छाड़, और ये सब कुछ ऐसे जैसे वहाँ कुंतल शोभन की पत्नी नहीं, केवल एक निराकार शून्य हो। खिड़की के शोर और समुद्र के गरज के एक साथ एक तीसरी आवाज़ भी मिल गई थी, मीनल और शोभन की हंसी। ऑफिस जाते जाते वे मीनल से बोले, दिन में खूब आराम कर लेना, शाम को घूमने चलेंगे। क्यों? दिन में आराम क्यों करना? मीनल ने बेशर्म शरारत से पूछा। क्योंकि रात में फिर आराम का मौका नहीं मिलेगा। यही सुनना चाहती थी ना? शोभन ने उसकी गाल मसलते हुए कहा। फिर वही हंसी। शोभन चले गए। मीनल खिड़की से बाहर उन्हें देर तक देखती रही। लगभग 2 घंटे इस विदा के बाद के विचित्र थे। मीनल ने मेरी ओर देखा, मैंने भी देखा। उसने भी कुछ कहना चाहा, मैंने भी। फिर वो भी रुक गई, मैं भी रुक गई। मुझे लगा ये अवसर है, कुछ बातें की जा सकती हैं। साफ साफ मन इतना आंदोलित था कि बिना बोले ही जाने कौन कौन से संवाद तैयार करती रही। बातें कहीं फिर भी नहीं जा सकी। इस बीच तोरू जाग गई। जाग कर रोने लगी। मैं कुछ देर जड़ बैठी रह गई। हाथ रोक कर मीनल ने पूछा, तोरू भी आई है ना? मुझे सूत्र मिल गया। मैंने अपने तीखेपन को वश में करते हुए कहा, शोभन से इतनी बातें हुई, उन्होंने बताया नहीं? हम लोगों को इतनी बातें करनी थी कि इसका जिक्र होने का अवसर ही नहीं आया, मीनल ने कहा। अगली बात मैं ऐसी खोजने लगी जो कहीं मेरे प्रतिशोध से जुड़े, लेकिन मीनल अचानक विचित्र ढंग से नाक चढ़ाकर बोली, ओहो, ये गंदगी अभी पड़ी है, धत तेरे की। उसने खाली अटैची जमीन पर उलट दी। मैं तोरू को गोद में उठा लाई थी। अचानक जमीन पर उलट दी गई उस गंदगी पर मेरी नज़र पड़ी। प्रयोग में लाए गए गर्भ निरोधक। वो कागज़ उठाना, उसने कहा। कागज़ उसने खुद ही उठा लिया था। कागज़ में उस गंदगी को खुद ही लपेटते हुए नाटकीय रुमान के साथ जैसे अपने आप से उसने कहा, कुछ गंदगियाँ सुंदरतम चीज़ों से भी ज़्यादा प्रिय होती हैं। क्यों कुंतल? बर्दाश्त से बाहर होने पर भी कुछ विशेषताएं किसी को जड़ बना देती हैं। एक पर एक मुझे लग रहा था वे बातें मेरे और शोभन के रिश्ते के ताबूत पर कीलों की तरह जड़ती जा रही थीं। सर भन्ना रहा था, शरीर जैसे बुखार से तप उठा था। तोरू गोद में होकर भी जैसे वहाँ नहीं थी। अपनी तमाम घिड़रा और अपने निरंतर अपमान से उपजी जिज्ञासा को समेट कर मैंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब लगता है वे शब्द कितने नपुंसक हैं, फिर भी उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया। उन्हीं थोड़े से शब्दों ने जैसे मेरा सारा क्षोभ उठाकर मीनल के ऊपर पटक दिया। मीनल सन्नाटे में आ गई। उलटकर जवाब देने की हिम्मत उसे नहीं हुई। मेरा मन ये समझ कर और अधिक उधीर उठा। आगे वह कुछ बोले और मैं सब कुछ कह डालूं, इसकी तत्परता मुझे कपाए दे रही थी। लेकिन वह बोली कुछ नहीं, वहाँ से हट गई। मेरे साथ फिर बची रही अबोध तोरू, मेरी कुंठा और सड़क से समुद्र तक फैला शोर। रात में घूमने गए। तोरू भी उनके लिए बाधा ही थी, इसलिए तोरू को भी घर पर ही छोड़ गए। जाने की मुस्कान से मैं पहली बार आतंकित हुई। लगा कोई न कोई अनहोनी होगी। काफ़ी रात गए उस अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करती रही। मीनल के दिन की पराजय थोड़ा सा सहारा दे रही थी। मन में मैंने निश्चय कर लिया था, जो भी हो भीरुता से बाहर आना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रात घंटी बजी। अनुमान था
शोभन और मीनल होंगे। बाहर हंसी सुन पड़ी थी। फिर भी विश्वास था। नौकर शायद सोने की तैयारी में रहा होगा। तीसरी बार घंटी बजने पर दरवाज़ा मैंने ही खोला। शोभन थे, मीनल भी, दोनों चुप। 2 क्षण तक वे वहीं उसी तरह खड़े रहे। मैं दरवाजे से अलग हटाई। वे अंदर आए और दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। अभी मैं पीछे घूमी ही थी कि किसी हाथ ने मेरे बाल पीछे से पकड़कर खींचे। मेरे घूमते न घूमते शोभन ने शायद घूंसे से चोट की। शब्दों से ही तैयार थी मैं, और अब लगा कि वह अनजानी आशंका क्या थी। उसके बाद संभलने का अवसर नहीं मिला। झटके से बलपूर्वक जमीन पर पटकी जाने के बाद कमर और पसलियों के पास जूते की नोक की भरपूर ठोकर और उठाकर दोबारा जमीन पर पटक दिया जाना। उन थोड़े से क्षणों में एक असहाय चीख भी गले में ही सूख गई थी। शोभन क्षुब्ध थे केवल इस बात पर कि मैंने मीनल को गालियाँ दी थीं। वे थोड़े से शब्द उन दोनों की तफरी के क्षणों में गालियाँ बन चुके थे, और सफाई या प्रतिवाद का अवसर तो वहाँ था ही नहीं। रात कितनी हो गई थी पता नहीं। तोरू के कारण तोरू जाग न जाए और जाग कर उनको परेशान न करे, इसलिए मुझे एक बिस्तर पर धकेल दिया गया था। कमरे में इतना अंधेरा तो नहीं ही था। आश्चर्य होता है तब सहसा मर जाना क्यों ना हुआ था। बाहर समुद्र का उफान है। खिड़की उसी तरफ फुसफुसा कर कहती है, कुंतल खामोश रहना, दर्द की कराह भी ना हो, खामोश रहना। साथ के पलंग पर मीनल और शोभन। जाने कैसे फूल बगिया वाला शोभन अपनी केचले उतार कर रह जाता है मात्र पशु, बल्कि पशु युगल। गरजते हुए सागर की आवाज़ में उनकी नंगता 2 मदांध पशुओं की तरह फूट पड़ती है। उठना होगा। शोभन वहाँ कहाँ है? शोभन ही है जो कुछ है। मैं कराह कर उठी और झटके से दरवाजे की ओर बढ़ी कि कम से कम दूसरे कमरे में चली जाऊं। शोभन थम गए। लपक कर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दोबारा पलंग पर पटक दिया। क्या नाटक करती है? दुनिया में कोहराम मचाएगी? दुनिया को दिखाएगी? नहीं, दुनिया को अब दिखा भी क्या सकती हूँ? दिखाने के लायक रहा ही क्या था? वह जिसने मुझे एक झलक देखने के लिए तपती धूप में दिन गुजारा था खड़े खड़े, मात्र वही शोभन था मेरे पास जिसे मैं दुनिया को दिखा सकती थी। अब इस अशोभन को कहाँ ले जाऊँ? किसे दिखाऊँ? विचित्र स्थिति थी। अपमान और परताड़ना सह रही थी मैं, और रूठ रही थी मीनल। घंटों रूठना और फिर शोभन द्वारा मनाया जाना। लगता था जैसे वहाँ एक सस्ता नाटक खेला जाने लगा हो। मीनल इसी तरह उस सुबह से रूठी हुई थी। शोभन उठ गए थे, मीनल को उठा कर हार गए थे, मगर मीनल चुपचाप पड़ी हुई थी, सो नहीं रही थी। हार कर शोभन तैयार हुए। नाश्ते की मेज पर ले जाने के लिए एक बार फिर उसी तरह मनुहार करते रहे। मीनल नहीं उठी। शोभन एक कप चाय खुद लाए। मीनल फिर भी नहीं मानी। बहुत इसरार के बाद बोली, कुंतल को पिला दो, मुझे नहीं पीनी। शोभन फिर भी जिद करते रहे। कुछ कस्में भी खाई थी। नाटकीय ढंग से रूठी हुई मीनल ने और अधिक नाटकीय होकर जो कहा वो मैंने भी सुना। वह अपनी हैसियत के लिए रूठी हुई थी। वह कह रही थी कि उसने शोभन के लिए जीवन दे दिया, पर मिला क्या? वह पत्नीत्व का एक छोटा सा पद भी तो नहीं पा सकी। तोरू रो पड़ी, जाने किस बात पर। संभव है कि यह तोरू का सहसो सुलभ प्रतिवाद रहा हो। तोरू जोर से रोई। मीनल और शोभन के नाटक के संवाद बंद हो गए। यह रोने की आवाज़ में डूब गए। कितना अच्छा लगा उस समय उसका इस तरह रो पड़ना। मैंने चाहा यह रोना कम से कम थोड़ी देर और न रुके। सहसा आंधी जैसे वेग से मीनल के कमरे से निकलती शोभन की आकृति दिखी। क्षण भर में उनके चेहरे का रौद्र भी दिखाई दिया। अनायास मेरे हाथ अपने बचाव में ऊपर उठे, लेकिन आक्रमण के वेग के सामने वह हथेलियों की ढाल बहुत छीड़, बहुत छोटी थी। तोरू सहम कर एकदम चुप हो गई। पशु और आदमी के बीच एक अंतर है। आदमी के हाथ होते हैं और पशु के हाथ पैर में अंतर नहीं होता। आदमी के हाथ और पैर में अंतर होता है। शोभन के उस आक्रमण में वो अंतर मिट गया था। मेघदूत की पंक्तियों का गायन करने वाले, बड़े बड़े सम्मेलनों में साहित्य की ध्वजा लेकर खड़े होने वाले उस बुद्धिजीवी के हाथों और पैरों का अंतर मिट गया था। मेरी आंखों के आगे सहसा अंधेरे का पर्दा खिंच गया था, क्योंकि लात और घूसों के आघात के साथ मेरा सिर बलात् फर्श पर टकरा दिया गया था। वे मारने के साथ साथ विचित्र स्वर में चीखते भी जा रहे थे। उसे चुप नहीं करा सकती थी। जीना हराम कर दिया है, जान लेकर छोड़ूंगा। पहली बार एक मृत्यु भय भी
मुझ में उभरा था उस क्षण। मुझे लगा अशोभन सचमुच विक्षिप्त हो गए हैं और शायद मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजी। शोभन थोड़ा सा रुके। उनके शब्द अब केवल गालियों में बदल गए थे। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे कुल को दाग लगाने वाली भद्दी गालियाँ। घंटी दोबारा बजी। शोभन चौंक कर अलग हो गए। उसी आवेश में वे कमरा लांघ कर द्वार तक गए। वहाँ जो भी हुआ, उल्टे पाँव वापस आए। कमरे के बाहर की ओर वाला द्वार भिड़ाया। मीनल से बोले, मीनल, तोरू को चुप कराओ। मेरे निकट आकर उन्होंने झटके से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। चेहरा रक्त से भीग गया था। घबराए स्वर में बोले, मुझे माफ़ कर दो कुंतल, मैं पागल हो गया था। प्लीज़ कुंतल, देखो अब मेरी लाश तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पिताजी आए हैं, उन्हें मालूम ना हो यहाँ क्या हुआ है। बस जल्दी से बाथरूम जाओ और हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल लो। उनकी आशंका सही थी। मेरे ना उठने पर उन्होंने सहारा देकर उठाया और बाथरूम पहुँचा दिया। मीनल तौलिए से जल्दी जल्दी फर्श पर गिरा हुआ खून साफ करने लगी थी। मैंने सुना शोभन कह रहे थे, आपकी बेटी फिसल कर गिर पड़ी, चोट आ गई है। उसी से मैं परेशान हो गया था। उन खोखले शब्दों के बाद एक क्षण का विराम देकर पिताजी का भारी और आर्द्र स्वर सुनाई पड़ा, शोभन जी, आप इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे कि काफ़ी कुछ मैंने बाहर से ही सुन लिया था, और अब अच्छा हो कि मुझे इसे ले जाने दीजिए। आगे के शब्द अधिक भीग कर सुनाई नहीं दिए। बाथरूम के आईने में मैं अपना चेहरा देखकर रो पड़ी। रोती रही। थोड़ी देर बाद मुझे भी वहाँ ले आया गया। गिर पड़ने के झूठ की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ था बेशर्मी से खुला पड़ा था। पिताजी मुझे देखकर फिर से रो पड़े थे। जाने कैसे और क्यों मैंने पकड़ लिया था। जो भी हो, शोभन जैसे रखें, पर मैं जाऊंगी नहीं, यही रहूंगी। इन्हें जिंदा रखना है तो रखें, मारना है तो जान ले लें। क्या ये सारा निर्णय कोई और ही करा देता है? क्यों लिया था वो निर्णय? आज सोचती हूँ वो एक अंतिम अवसर था। तब सही निर्णय ले लिया होता और पिताजी के साथ चली आई होती तो आज की स्थिति निश्चय ही कुछ दूसरी होती। पिताजी ठहरे नहीं। एक घूंट पानी भी उन्होंने नहीं पिया। ज्यों के त्यों वापस लौट गए। रुकते भी कैसे, किस आधार पर? शोभन के पास एक भी शब्द उन्हें रोकने को नहीं था। शब्द ही क्या, साहस भी नहीं था। वे गए तो लगा मेरे अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत साबुत बचा था हाथ से आईने की तरह टूट कर बिखर गया। उस रात एक बार फिर वही वैसा ही भयावह नाटक हुआ। मीनल का रूठना, शोभन की धूर्त शब्दें और अकारण ही मेरा पिट जाना। अब बचाव भी व्यर्थ था। रोने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। पीट कर थक जाने के बाद मैं अपने कमरे में गए और लौटे तो उनके हाथों में कलम और कागज़ था। शब्द चबाते हुए बोले, ये कलम लो और लिखो, जो बोल रहा हूँ वो लिखो, वरना। उन्होंने एक बार फिर मेरे लंबे बालों को अपने पंजे में भरकर जमीन से सिर टकराने की धमकी दी। लिख दो कुंतल, जो कुछ भी कहे लिख दो। सड़क और समुद्र के उमड़ते हुए शोर ने फुसफुसा कर कहा, बचा ही क्या है जिसे समेट कर रखोगी कुंतल, लिख दो। शोभन बोलते हैं, भूल हो गई। जो कुछ बोलते हैं वह इन्हें शोभन रहने ही कहाँ देता है। अशोभन बोलते हैं, और दर्द समेट कर कांपते हाथों से मैं लिखती हूँ। प्रिय शोभन, पिछले 7 वर्षों में तुमने मुझे मेरे गंदे संस्कारों से मुक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ निकला। मैं तुम्हारे साथ रहने योग्य नहीं हूँ। अपनी स्वेच्छा से ये तुम्हारा घर छोड़ जा रही हूँ, और अब कभी मैं तुम्हारे ऑफिस या घर आकर किसी से कुछ कहूँगी नहीं। वचन देती हूँ। मैं आनंद साहब के साथ रहने जा रही हूँ। तोरू अभी मेरा दूध पीती है, इसलिए उसे ले जा रही हूँ, और वचन देती हूँ कि उसके 3 साल पूरा होने से पहले उसे आपको सौंप दूंगी। अपने बारे में निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपकी कुंतल। कोई भी चीज़ टूटती है तो एक तकलीफ़ के साथ। रिश्ते और भी अधिक कष्ट से टूटते हैं, लेकिन वो कष्ट इतना भयानक और नारकीय होता है जिसकी कल्पना कठिनाई से ही की जा सकती है। इतने भयानक अपमान और इतनी यातना के बाद शोभन से मेरे रिश्ते का कौन सा कोना बचा था, मैं नहीं जानती। हाँ, एक बात मुझे साफ याद है, मरने की इच्छा जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। स्वयं मरना पराजय है। देखूं शोभन का पशुबल कैसे मारता है। मार देंगे तो पशुता की सिद्धि पर एक संतुष्ट मुस्कान लेकर ही मरूंगी। रात हो चली है, शोभन लौटते होंगे। मीनल है, इसलिए देर का प्रश्न ही नहीं। लौटने के बाद शायद फिर एक दौर होगा क्षोभ को पशुबल में बदलने का।
मुझे कराहती हुई दूसरे पलंग पर छोड़कर वे और मीनल थोड़ी देर लिपटे रहेंगे। गंदगी का वो क्षण आएगा, फिर पसीने पसीने होकर दोनों सो जाएंगे जैसे वहाँ कुछ भी ना हुआ हो। रात हो चली थी। शोभन आए, वे किसी से बातें कर रहे थे। कोई और भी था पुरुष, उसके पीछे एक व्यक्ति और भी था। बैठक में देर तक वे बैठे रहे। चाय वहीं चली गई। इसके बाद शोभन अंदर आए। उनके हाथ में एक मोटा कागज़ था, अदालती स्टाम्प पेपर, जिस पर पहले से ही कुछ टाइप किया हुआ था। बोले, इस पर दस्तखत कर दो। लिखे गए शब्द मैंने पढ़े नहीं थे, लेकिन काफ़ी सीमा तक उनकी कल्पना कर सकती थी। दस्तखत न करने का कोई निश्चय बिल्कुल ही नहीं था। फिर भी थोड़ी देर कागज़ लेने को हाथ नहीं बढ़े। शोभन ने दांत पीसते हुए फिर वैसे ही कुछ कहा। वही सब कुछ अशोभन, गालियों से लिथड़ी हुई धमकियाँ। कागज़ लेकर मैंने दस्तखत कर दिए। कागज़ उन्होंने तुरंत हाथ से ले लिया और दूसरे कमरे में चले गए। मैं अचानक रो पड़ी। बहुत देर तक रोती रही। तोरू बाहर उदास हो गई थी। बार बार मेरी ओर देखती और न जाने क्या कहने के लिए अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से मेरा चेहरा छू देती। मौन रोदन के बीच कभी कभी मन होता था कि चीख और चिल्लाकर खिड़की के नीचे भागती तमाम दुनिया को इकट्ठा कर लूं और लोगों से कहूं, लोगों, देख लो आकर अपना मसीहा, देख लो ये मानव जिसने मानव मूल्यों पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, देख लो उसके मानव मूल्य। मीनल अब छुपे तौर पर नहीं, बेधड़क खुश थी। दोनों आदमियों के जाने के बाद ही मीनल ने उस बैठक को फूल बगिया वाले मकान के नीचे वाले कमरे में बदल दिया। लगा आज पहली बार वो शोभन को साधिकार प्राप्त कर रही थी। उस रात शोभन देर तक जागे थे। बहुत बाद में मालूम हुआ उस रात उन्होंने अपने सभी साहित्यिक मित्रों को लंबे लंबे खत लिखे थे। उनमें से एक खत, हाँ वो भी थे हुकूमत के कमरे की अंगीठी में जले हुए कागजों में से एक, शोभन को उनके इस खत के लिए भरपूर दोषी ठहराते हुए, जिसने एक लंबा खत शोभन को लिखा था। उसी ने शोभन का खत बाद में मुझे भेज दिया था। खतों में शोभन ने स्टाम्प पेपर पर लिखवाए मेरे वक्तव्य के हवाले दिए थे और दुष्चरित्र बताकर मुझसे अपने संबंध टूटने के दुर्भाग्य की चर्चा की थी। वह सप्ताह घटनाहीन बीता। बस मेरा वहाँ होना उनके लिए शून्य और मेरे लिए शिला की तरह भारी होता जा रहा था। कुछ भी ना होना, अपमान और शारीरिक यातना तक की अनुपस्थिति, कभी कभी अपने जीवित होने पर संदेह होने लगता था। और तभी फिर घटनाओं का क्रम आरंभ हो गया। शोभन ऑफिस से लौटे और मुझ पर टूट पड़े। चीखती हुई तोरू को मीनल उठा ले गई और शोभन मुझे पीटते रहे, चीखते रहे। उनकी उत्तेजना मिश्रित विक्षिप्त स्वर में तेजी से बोले गए जो संवाद सुनाई दिए। उनसे पता चला मेरे कारण उनके साहित्यकार मित्र उनकी निंदा कर रहे हैं। 3 रोज तक ये नया कर्म चलने के बाद एक दिन मालूम हुआ मीनल वापस कलकत्ते जा रही है। वह जाते जाते कह गई, जब तक ये औरत यहाँ से नहीं जाती वो वापस नहीं आएगी। दूसरे अवसरों की तरह इस बार शोभन उसको कस्में नहीं दिलाते रहे, मनाते भी नहीं रहे। मीनल चली गई। उसके जाने के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ, अंतिम अध्याय। शोभन ऑफिस गए और लौटे ही नहीं, लौटेंगे भी नहीं। फ़ोन पर उन्होंने नौकर से कहला दिया, उसे कह दो जब तक वहाँ है मैं नहीं लौटूंगा। उसकी जहाँ मर्जी वो वहाँ चली जाए, किराया भिजवा दूंगा। इस नई धमकी को कैसे लूँ? कितनी यातना और छुपी है इस धमकी के पीछे। घटना पर रोऊं, खुश हूँ या निर्वेद। शाम को चपरासी आया और एक लिफाफा दे गया। लिफाफे में क्या होगा इसका अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात पर खेद भी निरर्थक ही था कि उसमें 100 रुपये के नोट के अलावा लिखी गई एक पंक्ति भी नहीं थी। आज मौसम भी बहुत ख़राब है। आसमान सारा दिन बादलों से घिर रहा था और समुद्र पहले नीले के बजाय मटमैला काला हो गया था। बार बार उफान से बेचैन समुद्र की आवाज़ बहुत भयावह और आक्रामक लग रही थी। लिफाफा छोड़कर मैं उठी। फिर वही अटैची में गिन गिन कर सामान रखने लगी। फिर कुछ सोचकर एक पेंसिल और कागज़ ले आई। जो भी गिनी चुनी तोरू की चीज़ें थीं उनकी एक सूची तैयार की। सूची के नीचे हस्ताक्षर की। नौकर मूढ़ कौतूहल की तरह साथ सब कुछ देखता रहा। स्थिति से अनभिज्ञ तो वह भी नहीं था। अटैची घसीट कर खड़ी हुई तो उसने रोक दिया। पहली बार बोला, बीबी जी अटैची मैं पहुंचा दूंगा, आपके लिए टैक्सी लाऊं? बहुत बड़े रेगिस्तान में भटकते हुए
आदमी को तपती रेत और झुलसती धूप में अगर एक छोटे से पत्थर का साया भी पाँव की 2 उंगलियां छुपाने भर के लिए मिल जाए तो बड़ा अजीब लगता है। उस समय उस नौकर का संबोधन कुछ वैसा ही लगा।